नमस्कार बच्चों, आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज हम रीतिकाल के वीर रस के प्रमुख कवि भूषण द्वारा रचित छत्रसाल दशक के महत्वपूर्ण अंशों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको भूषण द्वारा रचित भूषण ग्रंथावली के कुछ महत्वपूर्ण पदों का भावार्थ समझाया था। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में से छत्रसाल दशक के कुछ महत्वपूर्ण अंशों का भावार्थ समझेंगे। पद संख्या देखिए 16। भुज भुजगेश की बैसंगिनी भुजंगिनी सी खेद खेद खाती दिह दारुन दलन के। बख्तर पाखरन बीच धसे जात मीन पैर पार जात पर वहा ज्यों जलन के। रैया राव चंपती के छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन के। अच्छी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। इस पद में कवि भूषण ने अपनी रचना छत्रसाल प्रताप से इस पद में छत्रसाल महाराज के पराक्रम की प्रशंसा की है भूषण कवि ने। इस पद में भूषण कवि कहते हैं कि रैया राव चंपती राय के सुपुत्र महाराज छत्रसाल भुज भुजगेश की बैसंगिनी भुजंगिनी सी खेद खेद खाती दीह दारुन दलन के। कि हे महाराज छत्रसाल, आपकी बरछी तो भुजा रूपी सर्पराज की संगिनी सर्पणी के समान है। वह बरछी रूपी भयानक सर्पणी शत्रुओं के शवों को गहराई तक खोद खोद कर खाती है, डसती है। बख्तर पाखरन बीच धस जाती मीन पैरी पार जात पर वहा जो जलन के। वह शत्रुओं के कवच और लोहे की पाखरियों में इस प्रकार धस जाती है जैसे मछली जल की प्रबल धारा को चीरकर पार चली जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी बरछी सर्पणी की तरह विषाक्त और मछली की गति की तरह तीव्र है और उसके प्रहार से शत्रुओं का एकदम विनाश हो जाता है। रैया राव चंपती के छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन के। कि आगे भूषण कवि कहते हैं कि हे महाराज, आपके बल का वर्णन कौन कर सकता है। आप इतने पराक्रमी हैं, बलशाली हैं कि किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपके शौर्य का बखान कर सके। अच्छी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। कि आपकी बरछी ने दुष्ट शत्रुओं के बल को ऐसा क्षीण कर दिया है कि उनकी सेनाओं के वीर परकटे पक्षी की तरह अशक्त होकर धरती पर पड़े हुए हैं। इस प्रकार आपकी बरछी ने दुष्ट शत्रुओं के श्रेष्ठ वीरों को मौत के घाट उतार दिया है। इस पद में भी भूषण कवि ने वीर गाथाकालीन चारण कवियों की जो परंपरा रही है उसका ही पालन किया है। भूषण कवि स्वयं वीरता के अवतार थे, इसलिए उनके प्रत्येक छंद में वीर भावों की सशक्त अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। अनुप्रास यमक अलंकार का चमत्कार यहाँ पर बहुत सुंदर बन पड़ा है, देखने योग्य है। कवित्व छंद है, नाद सौंदर्य इसमें दिखाई पड़ता है, ओज गुण है और वीर रस है, भाषा ब्रज है। पद संख्या 17 देखी। अति सौंधे भरी सुखमा सुखरी मुख ऊपर आई रही अलके। कवि भूषण अंग नवीन विराजत मोतिन माल हिये झलके। उन दो उनकी मनसा मनसी नित होत नई ललना ललके। भरी भाजन बाहर जात मनो मुस्कान किंधो छवि की छलके।
यह अवतरण कवि भूषण द्वारा रचित छत्रसाल प्रताप से संकलित है। इसमें कवि ने महाराज छत्रसाल के श्रृंगार विलास से संबंधित इस पद में नायिका की छवि का बहुत सुंदर वर्णन इसमें किया है भूषण कवि ने। अति सौंदे भरी सुकमासु खरी मुख ऊपर आई रही अलके। भूषण कवि कहते हैं कि उस नायिका के अंगों में यौवन की सुगंध युक्त सुषमा व्याप्त है और उसके सुंदर मुख के ऊपर लटें अर्थात केश राशि बिखरी हुई है। उसके नवीन अर्थात नव यौवन से परिपूर्ण अंगों की शोभा विशिष्ट है। मोतिन माल ही झलके और उसकी छाती पर वक्ष पर मोतियों की माला झलक रही है। उस नायिका के साथ ही नायक की अभिलाषा प्रतिदिन नवीन बन जाती है। उन दो उनकी मनसा मनसी नित होत नई ललके और उन्हें देखकर ललनाएं लालायित बनी रहती हैं। नायक और नायक नायिका के साथ ही नायक की अभिलाषा प्रतिदिन नवीन बन जाती है। उस नायिका की मधुर मुस्कान ऐसी छलकती है, भरे भाजन बाहर जात मनो मुस्कान किंधो छलकी छलके। कि उसकी मुस्कान ऐसी छलकती है मानो शरीर रूपी पात्र उससे भर गया हो और वह मुस्कान अब बाहर छलकने लगी है। कहने का अभिप्राय यह है कि उसकी मुस्कान के रूप में उसकी छवि उसका सौंदर्य बाहर छलक रहा है। इसमें श्रृंगार वर्णन है और नवयौवना नायिका के अंग प्रत्यंगों के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण भूषण कवि ने किया है। नायिका के शरीर का सौंदर्य इतना अधिक बताया है इस पद में कि वह मादक तरल पदार्थ की तरह बाहर झलक रहा है। अनुप्रास उपमा उत्प्रेक्षा का बहुत ही सुंदर प्रयोग इस पद में देखने को मिलता है और सवैया छंद है। इसमें श्रृंगार रस है। कोक नद नैनी केल करी प्राणपति संग उठी पर चंकते अनंग ज्योति सोकी सी। भशन सकल दल मलि हलचल भये बिंदु लाल बहल फैल्यो कांति रवि रोकी सी। छटी रही गौरी गाल गाल पे अलग आछी कुसुम गुलाब के जो लीक अली तो की सी। मोती शीस फूल ते बिथरी फैली रह्यो मानो चंद्रमा ते छुई है नक्षत्रन की चौकी सी। कवि भूषण द्वारा रचित श्रृंगार विलास से संबंधित है ये पद। इसमें नायिका की रूप माधुरी का बहुत ही सुंदर मनोरम चित्रण किया है भूषण कवि ने। देखिए, कोक नद नैनी केल करी प्राणपति संग उठी पर चंगते अनंग ज्योति सूखी सी। कवि भूषण कहते हैं कि कमल नयनी नायिका, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली नायिका अपने प्रियतम के साथ रति क्रीड़ा कर पलंग या शैया से उठ खड़ी हुई। उस समय वह ऐसी लग रही थी मानो कामदेव ने उसके मुख की ज्योति सोख ली हो। अर्थात रति क्रीड़ा के कारण उस समय उसका मुख कुछ अलसाया सा दिखाई दे रहा है। शरीर के समस्त आभूषणों के परस्पर संघर्षण से वे इधर उधर हो गए थे और उसके ललाट की लाल बिंदी भी फैल गई थी। भशन सकल दल मलि हलचल भये बिंदु भाल लाल भाल फैल्यो कांति रवि रूपी सी। उसके ललाट की लाल बिंदी भी फैल गई थी मानो वह सूर्य के अरुण बिंब की मंद कांति लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सूर्य की जो कांति है वो मंद पड़ गई है। कहने का अभिप्राय यह है कि रति क्रीड़ा के कारण नायिका के आभूषण अस्त व्यस्त हो गए थे। उसके माथे की लाल बिंदिया भी अव्यवस्थित हो गई थी। उस समय उसके गोरे कपोलों पर सुंदर दो लटें बिखर रही थी। वे ऐसी लग रही थी मानो गुलाब के पुष्प के ऊपर
भौरों की दो लकीरें लटक रही हों। मोती शीश फूल ते बिथरी फैली रह्यो, मानो चंद्रमा ते छुई है नक्षत्रन की चौकी सी। उसके शीश फूल से टूट टूट कर मोती फैल रहे थे, मानो चंद्रमा से नक्षत्रों का समूह बिखर कर गिर रहा हो। कहने का अभिप्राय ये है कि उसके शीश फूल से जब मोती टूट टूट कर गिर रहे थे, तो ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया था मानो नायिका मुख की नायिका का मुख चंद्रमा के समान और शीश फूल के मोती नक्षत्रों के समान हो, और वे मोती जब बिखर कर गिरने लगे तो ऐसा लग रहा था मानो नक्षत्रों का समूह गिर रहा हो। इसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक और प्रेक्षालंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है, और श्रृंगार रस है इसमें, ब्रज भाषा है। धन्यवाद।